हेलो बच्चों। अध्याय 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र समाप्त हो चुका है। अब केवल इसके महत्वपूर्ण विकल्प यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रह गए हैं, तो हम इनको भी कर लेते हैं और इसके बाद हम अध्याय 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी पोर्शन में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है न्यूनतम आवेश है, और यहाँ पर इस टाइप से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। न्यूनतम आवेश है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसमें से सही ऑप्शन आपको लगाना है। तो पहला नंबर पर लिखा है 1 कूलाम, फिर खा है 1 स्थैत कूलाम, फिर गा पर लिखा है 1 माइक्रो कूलाम, और घा है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो इन 4 में से सबसे न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसलिए इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो इसको भी आपको नोट करते जाना है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और एक एक करके इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके नोट्स में क्वेश्चन आंसर के अलावा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हर अध्याय के बाद होंगे, तो कितने अच्छे रहेंगे नोट्स आपके, और साथ में आपकी स्टडी जी बहुत अच्छी रहेगी। पढ़ाई में मन भी लगेगा आपका, क्योंकि आप टेंशन फ्री रहेंगे कि हर एक अध्याय हर एक चैप्टर की आपकी क्रम अनुसार पढ़ाई हो रही है। इसके बाद यदि बात की जाए दूसरे ऑब्जेक्टिव की, तो ये है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये आपको याद कर लेना है कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणित 10 पे 18 की घात। तो इसका खा नंबर का जो है वो सही रहेगा। बाकी ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आप ये संख्यात्मक मान याद कर लेंगे तो आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो हमें दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम ऋण आवेश है, तो उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ये पूछा गया है आपसे। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये आप इसका क्वांटाइजेशन वाला जो फॉर्मूला है उसे लगा देते हैं। तो एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम जो है आवेश है, यानी कि जो क्यू का मान है वो कितना है 80। माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10 पे -6 की घात, तो ये अब कूलाम बदल जाएगा। मैंने आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में ये बताया है। इसके बाद सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी n का मान हमसे पूछा गया है, और E जो होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻90 कूलाम। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना ही चाहिए। अब इसके क्वांटाइजेशन से मैंने आपको लिखवाया था Q बराबर NE। Q की वैल्यू है 80 गुणित 10 पे -6 की घात बराबर n का मान निकालना है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मान है 1.6 गुणित 10 पे -19 की घात। यहाँ से यदि हम कैंसिल करते हैं तो पहले हम इसको पूरा 16 बना लेते हैं, तो 80 गुणित 10 पे -6 की घात बराबर n, और ये दशमलव इस तरफ खिसका लेते हैं, तो 16 गुणित 10 पे यहाँ पे अगर हम इसके बटे 10 करते तो वो ऊपर पहुंच जाता, इसलिए -20 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चूंकि बराबर का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 16 पंचे 80, तो बचेगा 5 गुणित 10 पे -6 की घात बराबर n गुणित 10 पे -20। तो n का मान निकालना है, तो -20 नीचे पहुंच जाएगा, तो 5 गुणित 10 पे -6 बटे 10 पे -20 बराबर n। ये ऊपर पहुंचेगा तो 5 गुणित 10 पे -6 और 10 पे +20 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा बराबर n, तो +20, तो 20 में से 6 चले जाएंगे तो 14, तो 5 गुणित 10 पे 14 की घात, ये n का मान आ जाएगा। और यहाँ पे यदि बात की जाए तो ये 5 गुणित 10 पे 14 की घात लिखा है गा नंबर पर, इसलिए ये फॉर्मूला लगा है Q बराबर NE। इससे सॉल्व हुआ है और इसका सही आंसर होगा 5 गुणित 10 पे 14 की घात। तो इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल का फॉर्मूला मैंने बताया था Q इंटू ई, इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो F बराबर Q इंटू ई, तभी से हम यहाँ से E का फॉर्मूला भी बना सकते हैं F बटे Q। तो F अपॉन Q जो है E का फॉर्मूला होता है, तो F का फॉर्मूला Q इंटू ई, इसे हम बल आघूर्ण में पढ़ चुके थे।
तो विद्युत द्विध्रुव के कारण बलागुण, जो विद्युत द्विध्रुव का बलागुण निकाला था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। तो E और R में रिलेशन क्या होता है, तो 1/r² का होता है, नीचे r वर्ग ही आता है हमेशा, ऊपर Q होता है, यानी कि आवेश होते हैं। तो इसका ख नंबर का सही रहेगा, क्योंकि हमने तीव्रता का व्यंजक जो किया था आप उसमें देख सकते हैं कि E का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q/r²। तो नीचे क्या था, r वर्ग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धातु का परावैद्युतांक, तो ये याद रखना अनंत होता है। तो ये वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S पृष्ठ विद्युत क्षेत्र समांतर रखा गया है, यानी कि जो क्षेत्रफल S का पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, ये हमने रफ में बनाया विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S, कोई भी हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, इसको हम दूसरे कलर के पेन से बनाते हैं। जैसे हमने ये क्षेत्रफल, ये कैसा लेना है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो मैंने पृष्ठ इस तरीके से बना दिया और ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में ही रखा गया है। ये देखिए, ये पृष्ठ मैंने रख दिया और ये कैसा है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अगर हम यहाँ पे बोला जाता विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो पृष्ठ को किस यहाँ पे हम इस तरीके से रखते, तो ये हो जाता लंबवत, लेकिन समांतर यानी कि इसी तरीके से बिछा देना होता है। अब यहाँ पे लिखा है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया, तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का हम पढ़ चुके हैं, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे यदि बात की जाए तो थीटा पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे थीटा क्या है, तो इसका बनाया हमेशा पृष्ठ का बनता है एरिया वेक्टर, तो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत एक लाइन खींचनी है, तो वो उसकी दिशा पता चल जाती है, तो ये है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र के साथ बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो हम यहाँ थीटा रखेंगे 90, तो फाई ई बराबर मिलेगा हमें ई एस कॉस 90। अब कॉस 90 जो है वो कितना होता है, तो कॉस 90 होता है 0, तो कॉस 90 0, तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि ई एस मल्टीप्लाई बाई 0, तो सब 0 कर देगा, यानी फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, शून्य ही होगा। तो ऐसी स्थिति में इस यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो ऑप्शन भी नहीं देखना, डायरेक्ट हल करके बता देना है कि इसका क्या आंसर आएगा, शून्य। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो वायु या निर्वात में हमेशा k बराबर 1 रखा जाता है। तो धातु का तो अनंत होता है, जो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा है, धातु का कितना होता है, अनंत होता है, लेकिन वायु का कितना होता है, वायु का होता है 1। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वायु का परावैद्युतांक 1 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की r पर निर्भरता होगी। तो इस तरीके का हमने व्यंजक किया हुआ है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो वहाँ पे अक्षीय स्थिति में 2p/r³ आता था, और बाद में ये भी होता है, ये सब चीज़ें भी रहती थी 1/4πε0, और निरक्षीय में आता था p/r³। लेकिन दोनों ही कंडीशन में r के साथ यदि रिलेशन पूछा गया है तो r³ ही आता था दोनों में। तो आप देख सकते हैं उन दोनों डेरिवेशन को, जो आपने नोट्स में यदि स्क्रीनशॉट लेके लिखा होगा तो आप तुरंत इमीडिएटली भी देख सकते हैं। तो r³ और r³ आ रहा है, यानी रिलेशन तो यही रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन ठीक है कि तीव्रता और द्विध्रुव वाले स्थिति में अक्षीय और निरक्षीय दोनों किए हैं, दोनों में r के साथ ही का रिलेशन q के रूप में आया है, यानी कि r³ के रूप में आया है। अंत में एक और बचा है, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है, तो ये है 1/ε0। आप इसको भी याद कर लीजिए। और इसके बाद हम रिक्त स्थान देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने रिक्त स्थान पहले से ही भरे रखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। मैं जरा आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे आवेश का विमीय सूत्र ए टी होता है, यानी कि धारा गुणित समय है, तो वहाँ से आवेश बनता है, इसलिए ए इंटू टी वहाँ पे बनाया जाता है। तो इसको याद रखना, ये आवेश वाला ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि ये सभी आपको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना है। ये एक प्रकार के नोट्स ही हैं, आप इसको सीरियसली यदि लेते हैं तो आपका एक भी नंबर का यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। फिजिक्स का पेपर आपका पूरा आपको फंसेगा यहीं से, यदि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो। इसके बाद है दो सजातीय आवेश एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं, तो वहाँ पे सजातीय आवेश हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि सजातीय यानी कि समान आवेश एक दूसरे को पास जब लाते हैं एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर हटाने लगते हैं। जबकि अगर इसका उल्टा केस देख लिया जाए तो दो विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब होता है अलग अलग जाति के, यानी कि प्लस माइनस का, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब यदि बात की जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक यदि आपसे पूछा जाता है, तो ये तो मैंने वहीं बताया था, न्यूटन प्रति कूलम। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने फोर्स जो देखा है वो द्विध्रुव से, मैंने अभी आपको बताया जैसे फोर्स का होता है Q इंटू ई, तो ई का फॉर्मूला निकालना है तो F बटे क्या कर दीजिए Q, तो ये आ जाएगा क्या E। अब F यानी कि बल, बल यानी कि न्यूटन प्रति Q यानी आवेश, आवेश यानी कि कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये है तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप इसको कैसे करना है वो आपको मालूम है, यहाँ से करना है। ये देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि बल का लगा देना है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और कूलाम का क्या है, ये तो आवेश ही है, तो आवेश यहाँ पे लिखकर द्रव्यमान का m, त्वरण का LT-2, आवेश का AT। अब बस इसको ऊपर पहुंचा दीजिए, तो m ज्यों का त्यों, L यहाँ पे है नहीं तो L भी ज्यों का त्यों, और A जाएगा ऊपर तो हो जाएगा A-1, और T जाएगा ऊपर तो T-3 हो जाएगा। बस यही यहाँ पे लिखा है। ये यहाँ पे जो लिखा है इसको देखिए जरा ध्यान से, ये L घन यहाँ पे नहीं है केवल, नहीं तो वो आता नहीं है, आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहीं किया है, तो L की एक ही विमा रहती है, वो भी त्वरण के हिसाब में। चलिए आगे, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार शून्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दो बिंदु आवेश -q प्लस q दूरी L पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप समझ पाए, आवेश गुणित दूरी, ये होता है उसका बेसिक फॉर्मूला। तो आवेश यहाँ पे q दिया गया है तो q ही लिख देते हैं, दूरी यहाँ पे L दी गई है तो L, तो QL हो जाएगा क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। तो आवेश गुणित दूरी के हिसाब से बस यहाँ पे भरना था। नेक्स्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव P पर लगने वाले अधिकतम बलाघूर्ण PE होता है, ये अधिकतम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं उस डेरिवेशन में। इसके बाद है गास की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना, ये तो गास का प्रमेय ही पूरा पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे खाली स्थान छोड़ के गास का प्रमेय पूछ लिया गया था। तो अब यदि आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट, तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा यदि, तो अब देखिए, ये देखो, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। अब बात करते हैं सही विकल्पों की, तो वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला और दूसरा इसमें आ गया, इसके बाद ये तीसरा, और तीसरा बस आ रहा है, अभी चौथा आ जाएगा, तो आपको लिखना है एक एक। इसके बाद ये देखिए, ये चौथा यहाँ पे, ये पांचवा और छठवां। इसके बाद ये तो ये हो जाते हैं
10 महत्वपूर्ण विकल्प और उसके बाद खाली स्थान तो मैंने आपको दे ही दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे और इनकी अच्छी तैयारी कर देंगे। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका अध्याय 1 का थ्योरी पोर्शन पूरी तरीके से समाप्त है। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो मैं दूसरे प्लेलिस्ट पर करा रहा हूँ। तो थ्योरी पार्ट एक बार ख़त्म हो जाएगा तो मैं वहाँ पे एनसीईआरटी के बीच बीच में कुछ डालता भी जा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम टाइम तक आपको मिल जाएंगे और थ्योरी पोर्शन तब तक क्लियर कर लीजिए। और एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्नों का प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। थैंक यू। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। ऐसा इसलिए बोलना पड़ता है ताकि कोई कॉपी ना कर पाए। थैंक यू।